अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। मैं आपका टीचर जेम्स सिद्धू 10वीं जमात की उर्दू की किताब के साथ आपकी हाज़िर खिदमत। जैसा कि हमने कल लेक्चर 7 में हमारा जो सबक है, सबक नंबर 5 परस्तान की शहज़ादी, उसका आधा हिस्सा जो है ना वो सीखा है, जिसके मुसन्नफ़ अशरफ सबूही हैं। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 8 के बाकी जो इस सबक का हिस्सा है उसकी तरफ चलेंगे। जैसा इसके अंदर हमने सीखा उस पैरे में और उनके यहाँ पर अल्फाज मायनी, जो मुश्किल अल्फाज के मायनी थे वो मैंने बयान किए। इसी तरह जैसे आज वो बाकी आधा हिस्सा पढ़ा जाएगा तो उसके कुछ मीनिंग मैं साथ साथ बताता जाऊंगा और कुछ मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। परस्तान की शहज़ादी जो है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये कहानी जो है ये हवाई मखलूक के बारे में है, जिसके अंदर एक बुज़ुर्ग खातून जो है वो दर्जन का पेशा अपनाए हुए है और किसी घर में जब वो ठहरती है, क़याम करती है, तो वहाँ पर उनके बच्चों को सिलाई कढ़ाई की तरबियत, कुरान ख़वानी की तरबियत, खाने पकाने की तरबियत देते हुए ये बात जो है ना शुरू हो जाती है कि वो उनसे कहानियों में पूछते पूछते सईदानी बी से वो कहानी पूछते हैं कि पता चला है कि आप भी एक दफ़ा परस्तान की सैर के लिए गई हैं। तो इसके अंदर हम परस्तान की शहज़ादी के यहाँ जो हमारी बुज़ुर्गा जो है सईदानी बी जाती है, तो उसके हालात वाक़यात के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम इस सबक को पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ आप अपनी 10वीं जमात की उर्दू की किताब का पेज नंबर जो है वो 31 निकालें और हम इस सबक का जो आधा अगला हिस्सा है उसको आज स्टडी करेंगे। गौर करें। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सईदानी बी खफा क्यों होती हो? बादशाह सलामत ने बुलाया है। कोई दम में महलात दिखाई देंगे, कोई दम में थोड़ी देर में महलात यानी बड़े बड़े महल दिखाई देंगे। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकालकर जो देखा तो बेगम, क्या कहूं, एक बेचाकी शक्ल का आदमी था। बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगें और पालकी आप ही आप चली जाती थी। ना कहार थे ना कहारियां, यानी कहार वो हैं जो डोली उठाने वाले, और कहारियां ये खातून कहार हैं जो डोली उठा रही हैं। तो ये सईदानी भी ये अपना वो वाक़या बयान कर रही हैं। जिस घर में उसने क़याम किया हुआ है उस घर में उन लोगों को ये अपनी आप बीती सुना रही है। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा, आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगी। ढेर होकर रह गईं। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की, जुर्रत की, हौसला किया कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और ललकार कर बोली, अरे जवान मर्ग, तू कौन है, जिन या भूत? याद रख मैं सईदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तो जलकर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। उसने कहा, सईदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। खातर जमा रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, जितना मांगोगी अनाम मिलेगा। लो देखो वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाक़या पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिर पड़े तो उठा लो, और मज़ा ये कि सूरज था
ना चांद ना फानूस कहीं नजर आते थे, ना लालटेन। चौबदारी वो होते हैं जो दरवाजे पर खड़े चौकीदारी करते हैं। बारीदार मर्द हैं, इधर के उधर उधर के इधर दौड़ रहे थे। आसमान पर से अजब अजब यानी अनोखे अनोखे किस्म किस्म की तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही थीं, यानी म्यूज़िक बज रहा था वहाँ पर। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी रौनक चहल पहल तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। किस्से कहानियों में जैसी परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी शानों पर बाल बखेरे, शाने ये कंधे होते हैं, कंधों पर बाल बखेरे हुए, बाजुओं पर मेरे पास आई और महीन आवाज में बोली। महीन आवाज, नरम थोड़ी सी आवाज। सईदानी भी बड़ी राह दिखाई, यानी बड़ा इंतज़ार करवाया। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आओ चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूं। मैं पालकी से यानी डोली से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ उस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हज़ारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, यानी कि ये एक पौधा जो होता है उसकी तरह का कद। उसके बाद जी ज़र्क बर्क कपड़े। ज़र्क बर्क कपड़े वो कपड़े हैं जो जिसके अंदर सोने की तारें होती हैं, चमकीले भड़केले हम कह सकते हैं। हंसती चोलें करती हुई खिलखिलाकर हंसती हुई, अटखेलियाँ खेलती हुई अहली गहली फिर रही थीं। चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जमुर्द के पत्ते, फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे। लाल ये जवाहर हैं, मोती हैं, कहीं नीलम कहीं पुखराज। फूलों पर ये आलम था जैसे हीरे चमक रहे हों। आलमीन हालत को कहते हैं। कलियां थी कि सुराईदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था। हौज़ों का पानी, हौज़ तालाब को कहते हैं। पानी अल्लाह अल्लाह, चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। फुवारों में से मोतियों की बुछाड़ हो रही थी। चलते चलते एक बार बारादरी में पहुँचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूँ। किले के दरबार भी देखे हैं, मगर उस जैसा समा आज तक नज़र से नहीं गुजरा। सैकड़ों सुर्ख सब्ज, नीली, जर्द, ऊदी यानी कि आसमान के रंग की सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी थीं, रंग बरंग के बलौर की थीं। बलौर ऐसा शफाफ शीशा जिससे नज़र आर पार हो जाए उसको बलौर कहते हैं, या किसी और चीज़ की ऐसी शफाफ के आर पार नगाह गुजर जाती थी और उन पर हसीन हसीन यानी खूबसूरत से खूबसूरत परीजाद यानी परियों के बाल बच्चे जगमगाते लिबास पहने बड़े ठुस्से से बैठे थे। ठुस्से से यानी रोब से। बीच में एक नमकीरे के नीचे, नमकीरा कहते हैं साइबान जो ऊपर हम लगाते हैं तंबू या वो इस तरह के कनात वगैरह, एक बड़े याकूत के तख्त पर जिसमें हीरे और पुन्ने की जो है पिचीकारी होती है, जो पचीदगी से जो ऊपर काम किया जाता है, छोटा छोटा फूल बूटे बनाना, बेल बूटे बनाना। बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से बैठे हुए थे। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की, कोई 14-15 बरस की, चेहरा जैसे 14वीं रात का चांद, जुल्फें खुली हुई, कई रंग के पर और ऐसे चमकदार के आंख नहीं ठहरती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी और तीनों की पोशाकें यानी अलबास जो है एक रंग की हों तो बताऊं, घड़ी में 4-4 रंग बदलती थीं। बेटे ये सईदानी भी जो है ये सारा वाक़या, ये सारी कहानी जो है वो उस ख़ानदान को बता रही है जिस ख़ानदान के अंदर वो उसने स्टे किया हुआ है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है, रह रही है। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे, डर से नहीं हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में ये परस्तान की सैर है। और अगर जागते में कोई परी या देव भी जिसको कहते हैं मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा
जाना भी होता है या नहीं। इसी सोच में तख्त के पास पहुंच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सईदानी भी आओ, मजाज तो अच्छा है, मतलब तबीयत ठीक है। मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डरी। मैं बोली, हजूर को दुआ देती हूँ और हजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर ही क्या रही थी। सदके मौला के नाम पर बादशाह और सारे दरबारी सरू कद खड़े हो गए, यानी कि एहतराम में खड़े हो गए। और बादशाह फरमाने लगे, सईदानी भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो ये लोग हैं मुसलमान और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम हमको गुनाहगार ना करो, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ, तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा, सरकार डरने की बात क्यों ना थी, एक अकेली दूसरे सुनसान जंगल, फिर जो मेरे साथ था उसकी सूरत ऐसी डरावनी थी कि मेरे ओसान जाते रहे, होशो आवास खो गए। ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम बकर गधा हो मुआ बड़ा शरीर है, शरारती है, उसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर हौल उठने लगे कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हों, और बुला कर चारों तरफ देखने लगी। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सईदानी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शुबा हो गया है, यानी शक हो गया। वो मुस्कुरा कर बोली, सईदानी भी डरो नहीं, हमारी सब की शक्लें असली हैं, बल्कि परीजादों की सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें हैं जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सहेल परी ने जिसका जिक्र किया वो जिन हैं, और जिन अलबत्ता वज़ा वज़ा की शक्लों के होते हैं। खातर जमा रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या देव बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। तो बेटे, आज जो हमने इस सबक का अगला आधा हिस्सा हमने पढ़ा है। इस सबक को 3 जो है लेक्चर्स पर डिवाइड किया गया है। अगला जो आखिरी आधा हिस्सा होगा वो हम कल पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने जो आज सीखा वो सईदानी भी अपनी परस्तान की सैर का जो वाक़या है, जो कुछ उसने वहाँ पर देखा है, वो उस मीर साहब की बीवी को, उसके बच्चों को और मीर साहब को वो बता रही है। मज़ीद सीखने के लिए अगला जो आधा बाकी आखिरी हिस्सा इसका है उसको हम पढ़ेंगे। और इसके मैंने ये शार्ट क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो इम्तिहान में भी आते हैं और इनको भी आपने याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।